Good morning to all of you. Chapter number 2, Chopper Fed DC drive, and today is the last topic discussed in DC Chopper Fed DC drive chapter, and today discuss about the losses, efficiency, and starting of DC motor. Okay, so किसी भी डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में हमने आगे पढ़ा था प्रीवियस सेमेस्टर में कि DC motor, any DC machine, there are three types of losses. First of all is iron losses, copper losses, and mechanical losses. Okay, in DC machine there are three losses: mechanical losses, iron losses, and copper losses. Okay, so losses in DC motor. Okay, so DC machine motor generator have rotational losses, means rotational losses means mechanical losses in field and armature. Okay, copper losses and iron losses. Okay, so उसके क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि लॉसेस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कांस्टेंट लॉसेस एंड वेरिएबल लॉसेस. ओके, कांस्टेंट लॉसेस मींस कि हमारी डीसी मोटर या डीसी जनरेटर या किसी भी डीसी मशीन हम ले लेते हैं तो उसमें कांस्टेंट मींस फिक्स लॉसेस. ओके, फिक्स लॉसेस हम कहते हैं वो होते ही है. किसी भी हम डीसी मशीन ले लें, डीसी जनरेटर ले लें. ओके, तो हमारा कांस्टेंट फिक्स लॉसेस तो होते हैं. कौन से फिक्स लॉसेस होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नो लोड आयरन लॉसेस. ओके, आपने सुना होगा आयरन लॉसेस. आयरन लॉसेस किस में होता है? किसी भी हमारा मटेरियल होता है. ओके, कॉपर का हमारा मटेरियल होता है. मटेरियल हमारा किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील, आयरन स्टील. ओके, उससे बना होता है. उससे क्या होता है? उसको हम क्यों कांस्टेंट लॉस बोलते हैं? क्योंकि हमने एक बार उसका डिज़ाइन कर दिया तो उसका हम बदलेंगे नहीं, इसलिए उसको हम कांस्टेंट लॉस बोलते हैं. उसमें आयरन लॉस आते हैं. आयरन लॉस में आपने पढ़ा होगा दो लॉसेस आते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस. ओके, देयर आर टू टाइप्स इन आयरन लॉसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज hysteresis loss and eddy current loss. Okay, hysteresis loss are depend on material, types of material. Okay, and eddy current loss are depend on थिकनेस ऑफ मटेरियल. ओके, वो हमने लेमिनेशन किया होता है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. सेकंड इज मैकेनिकल लॉस. ओके, मैकेनिकल लॉस होता ही है कांस्टेंट लॉस मींस फिक्स लॉस. क्योंकि हम जनरेटर या मोटर किसी भी डीसी मशीन को हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें मैकेनिकल लॉस होता ही है. ऐसा नहीं होता कि उसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा. फ्रिक्शन थोड़ा बहुत तो लगेगा ही. ठीक है, इसलिए उसको हम फिक्स लॉस मीन्स कांस्टेंट लॉस बोलते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं वेरिएबल लॉस की. ठीक है, वेरिएबल लॉस मीन्स बदलते रहते हैं लोड के साथ. ठीक है, हम जनरेटर में या मोटर में लोड कनेक्ट करते हैं आउटपुट में. ठीक है, जनरेटर में हम इलेक्ट्रिकली लोड कनेक्ट करते हैं जबकि मोटर में हम मैकेनिकली लोड कनेक्ट करते हैं. ठीक है, सो देयर आर कनेक्टेड इन लोड, तो such टाइप ऑफ लॉसेस आर अकर्ड. ओके, वेरिएबल लॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉपर लॉस. ओके, तो कॉपर लॉस किस में होता है? कॉपर की वाइंडिंग्स में होता है. कब होता है? जब उसमें से करंट फ्लो होता है तब. ओके, अब करंट कब फ्लो होता है? जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तब फ्लो होंगे. ठीक है, अब मान लो कि हमने जनरेटर के आउटपुट में हमने बहुत सारा लोड कनेक्ट कर दिया, फैन, पंप्स, मोटर. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने लोड कनेक्ट कर दिया जनरेटर के आउटपुट में. ठीक है, तो क्या होगा कि करंट हमारा फ्लो बहुत करेगा. आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोड इंक्रीज करते हैं तो हमारा लोड करंट इंक्रीज हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पूरी सर्किट में हमारा करंट फ्लो सबसे ज़्यादा रहता है. ठीक है, सो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस. ठीक है, तो हम कॉपर लॉस को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं एज पर आवर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड. का हमें लोड बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तो हमारा लोड करंट जब से ज़्यादा फ्लो होगा तो हमारा कॉपर लॉस बढ़ेगा. ठीक है, तो कॉपर लॉस में क्या होगा? स्टेटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस एंड ब्रश कॉन्टेक्ट कॉपर लॉस. अब हमने कॉपर वाइंडिंग किस में की होगी? स्टेटर में की होंगी. जब हम 3 फेज सप्लाई देंगे स्टेटर में, उसमें भी कॉपर लॉस करेंगे होगे. फिर रोटर में भी कॉपर की वाइंडिंग्स की होगी हमने. देन आफ्टर ब्रश मीन्स आउटपुट, जब टर्मिनल हो गए, जो टर्मिनल जब हम उसको आउटपुट लेंगे वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत कॉपर यूज़ किया होगा. ठीक है, तो हम 3 चीज़ों में कॉपर लॉस होंगे. देन आफ्टर दूसरा स्ट्रे लोड.
स्ट्रे लोड लॉसेस। स्ट्रे लोड लॉसेस मीन्स कॉपर स्ट्रे लोड लॉस एंड कोर लॉस। ठीक है, कॉपर हमने आउटपुट में जब किसी भी लोड कनेक्ट किया होगा उसमें भी कॉपर होगा, तो उसमें भी हम ओके क्या होगा, लॉसेस होगा। ठीक है, तो हमने बात की डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट लॉस एंड वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस में क्या होगा, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस। वेरिएबल लॉस में कॉपर लॉस एंड स्ट्रे लोड लॉस। ओके, कांस्टेंट लॉस मीन्स फिक्स लॉस। फिक्स लॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इनबिल्ट हमारे होते ही है। मैकेनिकल लॉस या आयरन लॉस, दोनों लॉस हमारे पूरी मशीन में होते ही है। एंड वेरिएबल लॉस मीन्स कॉपर लॉस हमारी सिस्टम में एज पर आवर एप्लीकेशन बदलता रहता है। वेरिएबल मीन्स वो चेंजिंग होता रहता है कि जब हम लोड बढ़ाएंगे तो हमारा करंट बढ़ेगा, इसके हिसाब से हमारा कॉपर लॉस बढ़ेगा। अगर हमें लोड की रिक्वायरमेंट कम है तो लोड हम डिक्रीज कर देंगे, देन आफ्टर करंट विल बी रिड्यूस, देन आफ्टर कॉपर लॉस विल बी रिड्यूस। ओके, सो ये बात हमने की थी लॉसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी की, कि एफिशिएंसी एग्जैक्टली होती क्या है, एफिशिएंसी हम किस तरह से डिनोट करते हैं। हमने पढ़ा होगा डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर में कि एफिशिएंसी मीन्स कार्य दक्षता। ठीक है, एफिशिएंसी हम किसे कहते हैं कि टोटल आउटपुट अपॉन इनपुट, हमें आउटपुट कितना मिला और हमने इनपुट कितना दिया। ठीक है, ऑलवेज सेम तो नहीं होंगे, किसी भी अंदर लॉसेस तो होंगे। पूरा का पूरा हमने इनपुट दे दिया तो को पूरे का पूरा आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। किसी भी 0.05%, 0.5, 0.02% भी हमारा लॉसेस होगा, उसके हिसाब से हमारा आउटपुट क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एफिशिएंसी उसकी फाइंड करनी पड़ेगी। तो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट इंटू 100। सो पी आउटपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ मोटर। मोटर का हमें आउटपुट क्या मिला, कितना टॉर्क हमें मिला, कितना न्यूटन मीटर टॉर्क हमें आउटपुट में मिला, 50 या 60 न्यूटन मीटर हमें मिला। और इनपुट हमने कितना वाट दिया था, कितना हॉर्स पावर हमने इनपुट में दिया था, किलोवाट। ठीक है, तो हमने आउटपुट और इनपुट मिलेगा तो हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट कर देंगे। ओके, PCU मीन्स कॉपर लॉसेस एंड PI मीन्स कांस्टेंट लॉसेस। Okay, constant losses mean iron losses and copper losses is always variable loss. Okay, already I discussed in previous section. Okay, so power input में क्या होगा, output power plus okay input is equal to output plus losses. ओके, आउटपुट में क्या होगा, लॉसेस में कौन से दो होंगे, कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस। ओके, सो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ओके, सो पी आउटपुट अपॉन इनपुट में क्या क्या आएगा, आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, सो इनपुट में हम क्या करेंगे, आउटपुट प्लस लॉसेस करेंगे, तो आउटपुट प्लस लॉसेस हमने रख दिया इनपुट की जगह। ओके, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस कॉपर लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस। सो हमने लिख दिया यहाँ पे आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट प्लस कॉपर लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस इंटू 100। ओके, सो हमें एफिशिएंसी अगर फाइंड करनी है तो आउटपुट हमें मिल जाएगा, आउटपुट है हमारे पास, इनपुट है, हम कॉपर लॉस फाइंड करेंगे I²R, हमने लोड कनेक्ट किया है उसके हिसाब से, और आयरन लॉस फाइंड करेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, सबको मिला के हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे तो हमारा एफिशिएंसी हम फाइंड कर सकेंगे। ओके, अब कंडीशन क्या है मैक्सिमम एफिशिएंसी की। ठीक है, हम कंडीशन क्या है, कंडीशन मीन्स कि कंडीशन क्या आएगी तो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी मीन्स किसी भी मशीन ले लो, हम जनरेटर ले लो, मोटर ले लो, उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी मीन्स के मैक्सिमम के 99% हमें चाहिए, या 95% चाहिए, 96% चाहिए, या फिर 99.9% चाहिए। अगर हमें ऐसी मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो हमें कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए 98, 99%, लेकिन वो कौन सी कंडीशन आएगी, तब हमें हमारी मोटर या जनरेटर या किसी भी डीसी मशीन में हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, सो डीसी मोटर आउटपुट इज गिवन,
क्या आएगा, पावर आउटपुट इज इक्वल टू वी आई। ओके, पावर का हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू वी आई। ओके, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर है। ओके, आई स्क्वेयर आर है, ओके, आई स्क्वेयर आर है मीन्स इन सीरीज मोटर आई एंड आई इज इक्वल टू सेम। सीरीज मोटर में करंट, आर्मेचर करंट और टोटल करंट सेम होता है, ठीक है। सो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट क्या है, वी आई, आउटपुट वी आई प्लस लॉसेस, कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस। कॉपर लॉसेस क्या है, आई स्क्वेयर आर है, यहाँ पे कॉपर लॉसेस वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन दिस सेक्शन। ओके, सो आई स्क्वेयर आर है प्लस पी आई मीन्स आयरन लॉसेस इंटू 100। ओके, सो हमने सब टर्म को क्या करना है, सब टर्म को वी ए से डिवाइड करना है। तो ऊपर वाले में क्या आएगा, वी आई अपॉन वी आई वन, वी आई अपॉन वी आई वन प्लस आई स्क्वेयर आ रहे अपॉन वी आई। तो हमारा एक आई कट हो जाएगा, तो आई आ रहे अपॉन वी प्लस पी आई अपॉन वी आई। ओके, सब के सब टर्म, एवरी टर्म डिवाइडेड बाय वी आई। ओके, इन शॉर्टली। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव मीन्स रिस्पेक्ट टू आई, क्योंकि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है रिस्पेक्ट में आई, करंट हमारा चेंजिंग होता है। तो डी अपॉन डी आई इन ब्रैकेट वन प्लस आई आर ए अपॉन वी प्लस पी आई अपॉन वी आई इज इक्वल टू 0। ओके, सो आर ए हमने डेरिवेटिव लिया तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, आई का 1 हो जाएगा, आर ए अपॉन वी माइनस पी आई अपॉन वी आई इंटू आई मीन्स आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, सो आई स्क्वेयर आ रहे माइनस पी आई। ओके, क्या किया, आई स्क्वेयर आ रहे मीन्स उसको हमने सिंपल फॉर्मेट में कर दिया, तो क्या है, आई स्क्वेयर आ रहे माइनस पी आई इज इक्वल टू 0। ओके, सो हमने माइनस को हमने इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो आई स्क्वेयर आ रहे इज इक्वल टू पी आई। सो आई स्क्वेयर आ रहे वन टाइप ऑफ कॉपर लॉसेस, सो कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू पी आई मीन्स आयरन लॉसेस। तो हमारी एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी, जब हमारा मोटर या जनरेटर किसी भी डीसी मशीन में कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस इक्वल होंगे, तब हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होंगी तब हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी, मीन्स 95%, 96% या वॉट एवर 99% मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी अचीव हो जाएंगी डीसी मोटर में। ठीक है, कब, जब हमारी डीसी मोटर में कॉपर लॉसेस, अगर मान लो कॉपर लॉसेस हमारी 22 किलोवाट है और आयरन लॉसेस हमारी भी 22 किलोवाट है फॉर एग्जांपल, इस दोनों टाइम में हमारी दोनों की दोनों लॉसेस इक्वल हो गई, तब जाके हमारी एफिशिएंसी 98% आएगी। अदरवाइज भी कुछ क्वांटिटी या कुछ पैरामीटर लॉसेस के अनइक्वल हो गए तो हमारी एफिशिएंसी इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, सो हम बात करते हैं अब डीसी मोटर के स्टार्टिंग की। ओके, स्टार्टर आपने पढ़ा होगा कि 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। ओके, तो डीसी मोटर है वह, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। ओके, सो टुडे डिस्कशन अबाउट 3 पॉइंट स्टार्टर। ओके, तो स्टार्टर की ज़रूरत क्यों रहती है, नेसेसिटी ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जब हम स्टार्टर यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली मोटर आर कनेक्टेड टू सप्लाई, तो क्या होगा, so rotor are damaged, stator are damaged, okay, fuse are blow out, okay, there are damaging parts of motor, so different types of problem are occurred in our DC machine. Okay, so required of a starter is very much required in system. Okay, so DC motor in V is equal to EB plus IAR है, आपने पढ़ा होगा कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू EB बैक EMF प्लस IAR है। ओके, बैक EMF प्लस IAR है। तो स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर स्पीड ऑफ आर्मेचर इज 0। ओके, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारी मोटर में 0 स्पीड होती है, तो आर्मेचर में क्या होता है, बैक EMF नहीं होता है। बैक EMF कब होता है, जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में आती है तब उसमें बैक EMF जनरेट होता है, अदरवाइज स्टार्टिंग कंडीशन में बैक EMF नहीं होता है। जब हम
मोटर को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में, तब बैक ईएमएफ नहीं होता। ओनली फॉर V इज इक्वल टू आई आर ए होता है, EB नहीं होता। ओके, सो V इज इक्वल टू 0 प्लस आई आर ए। ओके, सो आई इज इक्वल टू V अपॉन आर ए। ओके, आई ए को हमने कर्ता बना दिया सूत्र का, तो V अपॉन आर ए। ओके, सो मोटर विल ड्रॉ हैवी करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले हमने स्टार्टर कनेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली हमने सप्लाई के साथ मोटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि मोटर हैव ड्रॉ द हैवी लार्ज करंट। ओके, टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ओके, तो इट इज अ स्विच ऑफ मेन डायरेक्टली टू फुल सप्लाई वोल्टेज, उसको फुल सप्लाई वोल्टेज मिलेगा। ओके, सो आर्मेचर रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज आर ए इज वेरी स्मॉल, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटर क्या करता है, ड्रॉ द हैवी लार्ज करंट। ओके, तो क्या होगा हैवी लार्ज करंट, फॉर एग्जांपल कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्टेज है। ओके, 35 एम्पियर है आर्मेचर करंट, एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। ओके, सो 0.8 ओम। ओके, सो आर्मेचर करंट इज इक्वल टू 220 अपॉन 0.8, तो क्या आएगा, आर्मेचर करंट हमारा 275 एम्पियर। अब मान लो कि कहाँ 5 एम्पियर और कहाँ 275 एम्पियर। मान लो कि हमारा करंट कितना, 10 टाइम्स। ठीक है, 10 अप टू 10 टाइम, उससे भी ज़्यादा हमारा करंट मिला। ठीक है, आर्मेचर करंट, तो हमारा आर्मेचर करंट इतना ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, कि हमारा आर्मेचर में वाइंडिंग होगी वो ब्लो आउट हो जाएगी, फ्यूज हमारे जो भी हो गए वो भी ब्लो आउट हो जाएगा और पूरी सिस्टम हमारी डैमेज हो जाएगी। तो उस डैमेज को बचाने के लिए हमें क्या करेंगे, स्टार्टर हमको यूज़ करना पड़ेगा। जो क्या करेगा कि हमारी जब भी नॉर्मल स्पीड नहीं आ जाती तब वो स्टार्टर हमारा मोटर के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, स्टार्टर हमारा मोटर के साथ कनेक्ट रहता है, उसके साथ वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बर्निंग ऑफ फ्यूज, डैमेज ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, डैमेजिंग द कम्यूटेटर एंड ब्रश ड्यू टू हैवी स्पार्किंग इन स्टार्टिंग कंडीशन हैव अ लार्ज, वेरी लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ करंट आर फ्लोइंग। ओके, सो we are use of a 3-point starter to avoid this situation, avoid this damage. Okay, so first of all discuss about 3-point starter. Okay, so in 3-point starter have a basically 3 point, L, F and A, armature, field and line. Okay, line means हमारा डायरेक्टली सप्लाई कनेक्टेड, फील्ड मीन्स मोटर की जो भी फील्ड होगी उसमें हम फील्ड को कनेक्ट करेंगे, एंड आर्मेचर, आर्मेचर मीन्स मोटर का आर्मेचर होगा उसमें हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये क्या स्टड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये हमारा रेजिस्टेंस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू होंगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, सॉफ्ट आयरन पीस। ओके, ये हमारी स्प्रिंग, ओवरलोड रिलीज कॉइल, नो वर्ल्ड कॉइल। ओके, एंड ये स्टड। ओके, उसकी हम वर्किंग देखते हैं कि 3-point स्टार्टर है मेन टर्मिनल, लाइन, आर्मेचर एंड फील्ड। ओके, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस विच इज डिवाइडेड इनटू सर्वल सेक्शन कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर। स्टड हमारा कहाँ कनेक्ट होगा, सीरीज विथ आर्मेचर। ओके, ये हमारा स्टड है, देख लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर एस, वो कनेक्टेड सीरीज विथ आर्मेचर। ओके, okay, so the NVC, no volt coil, is connected in the shunt field circuit. One end of handle is connected to terminal L, thought overload release coil. Okay, NVC means no volt coil is connected in shunt field circuit. Okay, NVC, no volt coil दिख रहा है आपको, one is connected in field and other is connected in starting resistance stud. Okay, to start off motor, the supply switch on and handle is move in clockwise direction. Okay, when the handle make connection with first stud. Okay, कि जब हम स्टार्ट करेंगे तब ये हमारा हैंडल होगा सॉफ्ट आयरन पीस, वो कहाँ होगा, फर्स्ट स्टड पे आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज फर्स्ट स्टड कनेक्टेड। ठीक है, हमारा ये हैंडल। Okay, so when the handle makes the connection first stud, the field is connected directly across the line
At the same time, entire starting resistance is put in series with armature. Okay. At the motor pick up the speed, the handle is slowly move and starting resistance gradually cut out. ओके कि जब हमारी स्पीड हमारी होगी मोटर की, वो क्या होगी, पिकअप स्पीड. पिकअप मीन्स जो पकड़ 1000 आरपीएम की 1200 होगी, 1200 की 1500 होगी, मीन्स वो पिकअप्स करेगी. तो हैंडल हमारा क्या होगी, स्लोली मूव टू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, ग्रेजुअली कट आउट मीन्स 1 का 2 पे जाएगा, 2 का 3 में, 4 में, 5 में वो कट करेगा रेजिस्टेंस को. ओके. So handle reaches the running position. It is the head of against the action of the spring by the soft iron magnet called the hold up magnet. Okay. So connected in series with the shunt field which is attack the soft iron piece. Okay. यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे. ओके. सॉफ्ट आयरन पीस वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जाएगा, ग्रेजुअली कट आउट, देन आफ्टर कनेक्टेड टू यहाँ पे मैग्नेटिक, सॉफ्ट मैग्नेटिक पीस. ये हमारा है एक सॉफ्ट पिक आयरन पीस, वो यहाँ मैग्नेट पे कनेक्ट होगा. ओके. कहाँ कनेक्ट है, 9 वोल्ट कॉइल. ठीक है. सो एंटायर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस पुट इन सीरीज विद द आर्मेचर. Okay, as the motor pick up the speed, the handle is slowly move and starting resistance gradually cut out. The handle is reaches the, okay, ये हमने पढ़ लिया कि when the handle reaches the on position and the resistance is totally cut off. Okay, कि हमारा ऑन पोजीशन में आ गया हैंडल, तो हमारा टोटली रेजिस्टेंस कट आउट हो जाएगा, मीन्स 7 नंबर पोजीशन में हमारा हैंडल आ जाएगा. एंड मोटर स्टार्ट रनिंग एट नॉर्मल स्पीड. ओके. तो हमारी स्पीड नॉर्मल स्पीड में आ गई 1500 आरपीएम पे. ठीक है. तो इफ द सप्लाई गेट इंटरप्टेड और डिसकनेक्टेड, द हैंडल विल स्प्रिंग बैक टू द ऑफ पोजीशन. ओके. क्या होगा कि हमारी नॉर्मल पोजीशन में आ गई, तो क्या होगा, हमारी एनवीसी कॉइल होगी वो क्या होगी, डी एनर्जाइज होगी. डी एनर्जाइज मीन्स उसका जो भी चार्ज होगा, एनर्जाइज मीन्स उसका जो होगा वो पोलराइजेशन, वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. तो हमारी जो सॉफ्ट आयन होगा वो हैंडल और फिर से क्या आ जाएगा, उसकी मूड पोजीशन पे आ जाएगा, बैक टू उसके मेन पोजीशन में, और हमारी मोटर की स्पीड नॉर्मल कंडीशन में आ गई. तो उससे क्या हुआ कि हमारी मोटर भी स्टार्ट हो गई और मोटर में कुछ डैमेज भी नहीं हुआ. किसके कारण नहीं हुआ, विद द यूज ऑफ कनेक्टेड सीरीज रेजिस्टेंस. ओके. सो फंक्शन ऑफ ओवरलोड रिलीज कॉइल. ओवरलोड रिलीज कॉइल क्या करता है कि ओवरलोड रिलीज कॉइल इज इलेक्ट्रोमैग्नेट फिटेड इन स्टार्टर तो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ टर्न एंड थिक वायर. थिक मीन्स उसके वायर कितने होंगे, ज़्यादा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा. ओके. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मोटर एंड कैरी द लाइन करंट. वो क्या करेगा, लाइन करंट को कैरी करेगा ओवरलोड रिलीज कॉइल. ओके. इफ द मोटर बिकम द ओवरलोडेड बियॉन्ड द सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू, द स्ट्रिप डी शिफ्ट up and short circuit, no volt coil circuit. Okay. The handle is released and pulled back to off position due to spring action. Thus the motor is disconnect from supply and protect against overloading. Okay. कि जब भी हमारी मोटर में कुछ भी डैमेज हो गया है, क्या किसी भी चीज़ होगी हमारी प्रॉब्लम, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा सप्लाई से एंड प्रोटेक्ट अगेन ओवरलोडिंग कंडीशन. ओके. तो हमारी क्या है, ओवरलोड रिलीज कॉइल मीन्स ये हमारी. ठीक है. कि जब भी हमारी सिस्टम में या किसी भी मशीन में ओवरलोडिंग या फॉल्ट कंडीशन आएगा, तो वह क्या करेगा, सप्लाई सिस्टम से उसको आइसोलेट कर देगा, मीन्स डिस्कनेक्ट कर देगा. उससे हमारी क्या होगी, फॉल्ट होता बच जाएगा. ठीक है. तो आज हमने देखा 3 पॉइंट स्टार्टर. ओके. सो आज हमने देखा नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर, मैक्सिमम कंडीशन, okay, maximum efficiency condition and losses. Okay. So conclude your lecture. I hope you are understand friends. Thank you.